नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के करंट अफेयर की क्लास में। शुरुआत करते हैं अपने पहले करंट अफेयर से। इसमें हाई कोर्ट ने राजस्थान सरकार को और निर्वाचन आयोग को फटकार लगाई है और उनको बोला है कि ये मेरे निर्णय की अवमानना है, क्योंकि हाई कोर्ट है उन्होंने 31 जुलाई से पहले जो पंचायत चुनाव है, निकाय चुनाव हैं, उनको कंप्लीट करवाने का निर्णय दिया था। लेकिन इसके ऊपर राज्य सरकार के द्वारा, निर्वाचन आयोग के द्वारा कोई भी तैयारियां नहीं की गई है, ना ही जो ओबीसी आयोग है उसकी रिपोर्ट अभी तक आई है, तो उसके ऊपर फटकार लगाई है। हमें ये जानना महत्वपूर्ण है कि जो न्यायालय है उनकी अवमानना है वो संविधान के अनुच्छेद कौन से में दी गई है। तो अनुच्छेद 129 में दी गई है उच्चतम न्यायालय की जो अवमानना होती है उसके बारे में। अवमानना स्पष्ट रूप से नहीं लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है उच्चतम न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है और ये अपनी अवमानना के लिए दंडित कर सकता है। जो सिविल अवमानना होगी या क्रिमिनल अवमानना होगी उसी प्रकार से। अनुच्छेद 215 है, ये उच्च न्यायालय है, उनको एक अभिलेखीय न्यायालय घोषित करता है जो अपनी अवमानना के कारण दंड देने का प्रावधान कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 129 सुप्रीम कोर्ट की अवमानना, अनुच्छेद 215 राज्यों के जो हाई कोर्ट हैं उनकी अवमानना से संबंधित है। अगला अपना करंट अफेयर है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो यूरेनियम आपूर्ति का एक प्रशासनिक समझौता हुआ है, जिसको हम सिविल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन भी बोलते हैं, उसके आधार पर जो भारत में अब नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाए जा रहे हैं, रिएक्टर लगाए जा रहे हैं, उनको ऑस्ट्रेलिया से जो संवर्धित यूरेनियम मिलेगा उनकी आपूर्ति होगी। और राजस्थान में भी एक ऐसा संयंत्र है वो लगाया जा रहा है जिसका नाम है माही बांसवाड़ा में संयंत्र लगाया जाएगा। 700 गुणा 4 मेगावाट के यहाँ पर प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है वो बनाया जाएगा। टोटल 2800 मेगावाट की इसकी क्षमता होगी। ये सौर ऊर्जा लक्ष्य 2047 तक जो हमने 100 गीगावाट का लक्ष्य रखा है वो प्राप्त करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसके अलावा चुटकुला जो मंडला जिले मध्य प्रदेश के अंदर है, वहाँ पर भी 700 गुणा 2 की इकाइयाँ स्थापित की जाएगी। कोवाडा आंध्र प्रदेश में 1000 गुणा 6 मेगावाट और जैतापुर महाराष्ट्र में 1730 गुणा 6 मेगावाट, टोटल 10,380 मेगावाट के जो संयंत्र है, रिएक्टर है, वो लगाए जाएंगे। ये क्या है, अभी इनका कार्य चल रहा है, प्रस्तावित है। पहले से कहाँ पर है, पहले से है कुडनकुलम और कल्पकम, दोनों कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। कुडनकुलम से 4000 मेगावाट की हमें ऊर्जा मिलती है जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा है परमाणु ऊर्जा में। गोरखपुर कहाँ पर है, हरियाणा में। गोरखपुर नाम सुनते ही हमारे यूपी है वो दिमाग में आता है, लेकिन वो गोरखपुर अलग है। ये गोरखपुर गांव है हरियाणा का, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पर ये संयंत्र लगा हुआ है। और कैगा कहाँ पर है, कर्नाटक में है। इनसे सुमेलित करने वाले प्रश्न पूछ लेते हैं। अगला करंट अफेयर है कि ब्रिटिश संसद है उसमें 2 हाउसेज हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स जो अपने लोकसभा के बराबर और हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो अपनी राज्यसभा के बराबर है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है उसके अंदर 2 ग्रुप आप कह सकते हो, भारत ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप और इंस्टीट्यूट 1928, इनके द्वारा एक सम्मेलन है। उसमें भारत के जो गज सिंह हैं उनको सम्मानित किया गया है। गज सिंह कौन थे, जो जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह थे, उनके सुपुत्र थे। 1948 में इनका जन्म हुआ था और ये वेस्ट इंडीज वगैरह में उच्चायुक्त भी रह चुके हैं भारत की तरफ से। और इनके ऊपर एक पुस्तक है, उसका नाम है बापजी द किंग हु वुड बी मैन। इस पुस्तक का विमोचन भी किया गया है। अगला अपना करंट अफेयर है मिशन शक्ति सेट से। मिशन शक्ति सेट एक शक्ति सैटेलाइट उपग्रह है जो स्पेस किड्स इंडिया स्टार्टअप है उसके द्वारा इसरो के सहयोग से अक्टूबर 2026 में छोड़ा जाना है। इसके लिए इन्होंने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया था जिसमें 108 देशों के लगभग 18,000 छात्राओं ने भाग लिया था। ये टोटल किस पे है, छात्राओं के ऊपर है, छात्रों के ऊपर नहीं है। इसमें 180 छात्राएं चुनी गई है और भारत से 21 छात्रों का चयन इसमें किया गया है। इनको स्पेस से रिलेटेड जो कार्यशालाएं होती है, वर्कशॉप होती है, उनका ज्ञान दिया जाएगा, भारत में थोड़ा प्रशिक्षण दिया जाएगा। जो चंद्रयान 4 मिशन है उसमें भी ये इनको इन्वॉल्वमेंट लिया जाएगा। इन 21 भारतीयों में एक अपने राजस्थान से भी है, नाम है एंजल कंवर डाबी, जो सिरोही जिले से संबंधित है। शक्ति सैटेलाइट का प्रक्षेपण है वो अक्टूबर 26 में इसरो के द्वारा किया जाएगा। इसके बाद में ये है दैनिक भास्कर के करंट अफेयर्स।
NIPU 2026 नेशनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर यूरिया 2026 है। इसमें 8 से 9 यूरिया प्लांट है वो देश में लगाए जाएंगे। एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप है अंडर 19 और अंडर 23। टोटल हमने जीते हैं 19 पदक, 5 गोल्ड जीते हैं, 10 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। अंडर 19 में गोल्ड जीतने वाली है चंद्रिका भोजेश पुजारी और प्राची, और अंडर 23 में है मनीषा। ये भास्कर का ही नॉलेज टेस्ट है। भारत में निजी क्षेत्र द्वारा विकसित पहले ऑर्बिटल क्लास रॉकेट का नाम क्या है? विक्रम 1। काफी बार हम करंट अफेयर में पढ़ चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू के साथ दिख रही भारत रत्न सम्मानित महिला को पहचानिए। ये है अरुणा आसफ अली। कल मैंने इसका पोस्टर भी लगाया था जो PIB के द्वारा जारी किया गया था, कल इनकी शायद जयंती थी। इसके बाद बांग्लादेश है, उसने जो उसका तिस्ता नदी का मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है वो पहले भारत को देना था, लेकिन जब से ये तारिक रहमान नए PM बने हैं बांग्लादेश के, तो चीन के साथ कुछ ज़्यादा ही चीनी मिल रही है इनको, तो इन्होंने ये किसको दे दिया है? एक पावर चाइना कंपनी है चाइना की, उसको दे दिया है जो PLA के साथ ही एसोसिएटेड है। तो इससे हमारा जो चिकन नेक स्थिति है उस पर काफ़ी ज़्यादा दबाव बढ़ेगा, क्योंकि ये जो PLA से संबंधित है तो ये इनका इंजीनियर है वो भी पाकिस्तानी आर्मी के भी होंगे, तो वहाँ पर जासूसी गतिविधियाँ हैं वो बढ़ने की संभावना है। TRMP है तिस्ता रिवर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। तिस्ता नदी है वो सिक्किम से निकलती है, पश्चिम बंगाल में बहती हुई फिर बांग्लादेश में एंटर करती है और बाद में ये ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। इसके बाद पार्लियामेंट सेट टू टेक अप बिल्स टू अमेंड FCRA प्रिवेंट इंसल्ट टू वंदे मातरम। पार्लियामेंट में काफ़ी सारे बिल है वो आने वाले हैं। एक जो महत्वपूर्ण बिल है वो है द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026। ये 1973 का एक कानून है, उसमें संशोधन करेगा जिसमें अब वंदे मातरम का अपमान करना भी दंडनीय अपराध है वो माना जाएगा। के बाद है मोदी सेट टू फ्लैग ऑफ इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन फ्रॉम हरियाणा जींद। हाइड्रोजन ट्रेन का भी हम कई बार जिक्र कर चुके हैं। कौन से रूट पर चलेगी? जींद सोनीपत रूट के ऊपर ये चलेगी। नमो ग्रीन रेन इसको नाम दिया गया है। नरेंद्र मोदी खुद इसको हरी झंडी दिखाएंगे। 10 कोच होंगे इसके अंदर और 3200 हॉर्स पावर इसके इंजन की क्षमता होगी। फिर है बियॉन्ड पॉलिटिकल रिसफल्स रिन्यू एजुकेशन इन इंडिया। तो सोनम वांगचुक अभी धरने पर बैठे हुए हैं भूख हड़ताल के ऊपर, उसी के ऊपर ये थोड़ा लेख है और साथ में इसमें सुझाव दिए गए हैं कि भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या परिवर्तन किए जाना चाहिए, क्या क्या समाधान उसके हो सकते हैं। तो हमारे RS मेंस की दृष्टि से और या फिर ऐसे राइटिंग की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण सुझाव है। थोड़ा सा इनको हम देख लेते हैं। मूल्यांकन प्रणाली में बदलाव होना चाहिए, केवल ग्रेड पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, कंसेप्चुअल बेस्ड स्टडी होनी चाहिए और रटाफिकेशन वाली जो पद्धति है उसको बदलना चाहिए। कोचिंग संस्कृति का अंत होना चाहिए। कोचिंग संस्कृति है वो आजकल एजुकेशन के पैरेलल चल रही है, जो एक तरह से जो गरीब वर्ग है, मध्यम वर्ग है, उसको भी आर्थिक रूप से निचोड़ रही है। तो इसका अंत करने का इसमें सुझाव दिया गया है। शिक्षकों का विश्व स्तरीय प्रशिक्षण किया जाना चाहिए, कार्यशालाएं आयोजित की जानी चाहिए। खाली पदों को तुरंत भरना। जितने भी सरकारी स्कूल्स हैं, IIT है, IIM है, एम्स है, उसमें खाली पड़े पदों को तुरंत भरना चाहिए। शिक्षा का समाज से जुड़ाव। शिक्षा है उसको केवल एक नौकरी लगने का, पैसा कमाने का ही माध्यम न मानते हुए उसमें सामाजिक भाव है वो भी रखना चाहिए। और जो भी ग्रेजुएशन वगैरह करते हैं उनको थोड़ा बहुत जो वर्कशॉप होती है वो समाज सेवा से जुड़ी होनी चाहिए। सरकारी स्कूलों पर भरोसा बहाल करना। सरकारी स्कूलों की स्थिति है वो दयनीय है। हालांकि जो तमिलनाडु के CM हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी पहल की है, तो जितने सरकारी कर्मचारी हैं, नेता हैं, उनके बच्चे अगर सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो उनकी ऑटोमेटिक स्थिति क्या है, अच्छी हो जाएगी। तो इसको भरोसा है वो भी बहाल रखना चाहिए। ये नहीं है कि आज के समय जो थिंकिंग बनी हुई है कि उसका बच्चे जो सरकारी स्कूल में जा रहे हैं इसका मतलब है कि वो एक लो एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा लोगों का माइंडसेट हो गया। इस माइंडसेट को हटाने के लिए ये प्रयोग करना जरूरी है। संस्थानों को स्वायत्तता देनी चाहिए। उसमें जो भी सरकारी अधिकारी वगैरह हैं उनका इन्वॉल्वमेंट है वो कम से कम करना चाहिए, जितने भी उच्च संस्थान हैं उनके अंदर। पारदर्शिता एवं नेशनल डैशबोर्ड। जितने भी सरकारी संस्थान हैं इनकी साइट्स वगैरह हैं वो एकदम पारदर्शी तरीके से बननी चाहिए। कौन कौन उसमें स्टाफ है, कितनी उसमें रिक्तियां हैं। और तमिलनाडु के अंदर अब ये भी बोला गया है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उनको अपनी फीस का ब्यौरा भी प्रॉपर उनकी साइट पर होना चाहिए। सार्वजनिक निवेश में वृद्धि करनी चाहिए। जो GDP है
उसका परसेंटेज है जितना शिक्षा पर खर्च किया जाता है उसको बढ़ाना चाहिए, अनुसंधान पर खर्च को बढ़ाना चाहिए। राजनीति से ऊपर स्वतंत्र आयोग, जितने भी बड़े बड़े शिक्षण संस्थान हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, इनका किसी भी प्रकार से राजनीतिक प्रयोग है वो नहीं होना चाहिए। राजनीतिक कारणों के कारण कोई भी नेता वगैरह है उनका जो सम्मेलन वगैरह है यूनिवर्सिटी वगैरह में करवाते पढ़ाई है वो बच्चों की डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो ये थे अपने आज के करंट अफेयर्स। अब है ये सूजस में लाडो प्रोत्साहन योजना के बारे में बताया गया है। पूर्ण रूप से ये राजस्थान में 1 अगस्त 2024 से लागू हुई थी। शुरू में इनको वित्तीय प्रोत्साहन जो था वो 1 लाख रुपए था। लाडो प्रोत्साहन योजना में क्या है कि बच्चियों के जन्म को से लेकर के और जब तक वो 21 वर्ष तक की नहीं हो जाती है तब तक किस्तों में अब बढ़ा करके कितने रुपए कर दिए हैं, 1.5 लाख रुपए कर दिए हैं। तो साथ में लड़कियों की पढ़ाई के लिए, स्वास्थ्य के लिए एक मानसिकता है उसको बदलने का इसका उद्देश्य है लाडो प्रोत्साहन योजना। फिर अपनी कल की सूजस ई प्रश्नोत्तरी है, प्रश्न चेक कर लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा किस मिशन के तहत जीरो डंप साइट का राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया गया है? स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0। राजस्थान में केंद्र सरकार के अनुरूप ग्रेचुइटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर कितने लाख रुपए कर दी गई है? 25 लाख रुपए। राजस्थान टेक्सटाइल एवं अपैरल नीति 2025 के बेहतर क्रियान्वयन और वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए हाल ही में किस नई सेल का गठन किया गया है? राज्य स्तरीय डेडिकेटेड टेक्सटाइल सेल। ये मेरा सही था भाई। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? 150 करोड़ रुपए। एक जिला एक उत्पाद में खैरथल तिजारा जिले का उत्पाद है ऑटोमोबाइल पार्ट्स। अब देख लेते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं, मेरे को जो आते हैं वो मैं बताता हूँ। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट एक्शन प्लान के तहत राजस्थान के कितने जिलों के लिए पहली बार जिला स्तरीय टेक्सटाइल निर्यात कार्य योजना तैयार की गई है? ये है 11 जिलों के लिए, 7 जो केंद्र सरकार में डिसाइड है और 4 राज्य सरकार के द्वारा अपनी तरफ से ऐड किए गए हैं। इसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू है शायद। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू तो है, झुंझुनू का पता नहीं। 7 + 4 हैं, ये 11 जिले हैं। नए जिलों के गठन के पश्चात मेवात क्षेत्रीय विकास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु किन जिलों में विकास कार्यों का अनुमोदन किया गया है? मेवात का अलवर, भरतपुर, डिग, अलवर, डिग, खैरथल, तिजारा, अलवर पता नहीं कंफर्म। राजस्थान विधानसभा के कितने वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विधायी गौरव यात्रा का समारोह जयपुर में 15 जुलाई 2026 को किया गया? 75 वर्ष। 12वें विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर राजस्थान कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग द्वारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? पंचगौरव योजना में एक जिला एक उत्पाद, कोटपुतली बहरोड जिले का उत्पाद कौन सा है? बताना है आप। तो ये हो गए अपने आज के करंट अफेयर्स। ये PDF है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कई बार क्या होता है वो PDF बाद में डालता हूँ मैं, समय नहीं मिल पाने के कारण, तो आपको थोड़ी सी लेट मिल सकती है। बाकी मैं सूजस ई बुलेटिन है वो डेली डालता रहता हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। लाइक के बाद हाइप का ऑप्शन आएगा, उसमें हाइप को भी दबा देना। और टेलीग्राम चैनल है उसको ज़रूर ज्वाइन करके रखिए। जैसे किसी दिन अगर वीडियो नहीं आनी है या अगले दिन आनी है, जो भी उसमें है मैं नोटिफिकेशन डालता रहता हूँ, तो ज्वाइन करके रखिए आप। और कोई अपने सुझाव हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एक काफ़ी बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर हमने अभी 12th की है इस साल और हम RS का कोर्स परचेज करना चाहते हैं, तो किस प्रकार से कोर्स परचेज करें, किस प्रकार करें, या किसी को इस RS भर्ती में एग्ज़ाम नहीं देना, अगली RS भर्ती में एग्ज़ाम देना है, तो उसके लिए एक सुझाव है कि जिन्होंने अभी 12th की है तो वो 18 साल के 19 साल के होंगे, तो अभी तो उनकी उम्र ही नहीं हुई है। दूसरा क्या है, बहुत सी चीज़ें हैं वो इस साल चेंज होने वाली है। जनगणना है वो चल रही है, तो जनगणना के आंकड़े 2027 के अंदर चेंज हो जाएंगे। तो वो काफ़ी जो इंडियन जियोग्राफी और राजस्थान जियोग्राफी का मैटर है वो जनगणना से संबंधित वाला वो चेंज होगा, उसमें काफ़ी सारे और आंकड़े भी आएंगे। तो आप अभी से अगर कोर्स खरीद कर रख लोगे तो वो बाद में आपको अपडेट करना पड़ेगा, जो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट के लिए। तो मेरा यही मानना है कि अगर आप अभी जल्दी एग्ज़ाम देने की स्थिति में नहीं हो, या तो आपकी उम्र कम है, या ग्रेजुएशन नहीं हुई है, या 2-3 साल बाद देना चाहते हो, तो इस साल 2026-26 तक आप रुक जाइए। उसके बाद आप कोर्स परचेज कर लिए, आंकड़े अपडेट मिलेंगे, इको सर्वे भी आपको नया मिलेगा, बजट भी नया मिलेगा। क्योंकि ये जो भर्ती है ये अगले पूरे साल चलेगी, तो 2027 में कम चांसेस हैं भर्ती आने के, 2028 में या 27 के एंड में ही आएगी। तो आपको नए आंकड़ों के साथ तैयारी करनी है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा और उसमें समय आपका ख़राब नहीं होगा। तब तक आप क्या कर सकते हो कि जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, पॉलिटी की हो गई, M लक्ष्मीकांत हो गई, मॉडर्न की स्पेक्ट्रम हो गई, राजस्थान GK है, हिस्ट्री, जियोग्राफी
और जो आर्ट एंड कल्चर है ये आपको याद कर लेनी है, कंप्लीट कर लेनी है, मतलब इसके ऊपर कमांड बना लेनी है कि कोई भी चीज़ है वो आपको ऐसा नहीं लगे कि आपकी देखी हुई नहीं है या पढ़ी हुई नहीं है। थोड़ा कुछ याद करोगे, देखो दोनों चीज़ें क्या है आपस में समानुपाती होती है, याद करना और समझ में आना। कुछ चीज़ें हैं वो समझ में आने के बाद याद होती है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें हैं वो याद होने के बाद समझ में आती है। ये आप किसी को इसका उल्टा भी लग सकता है कि समझना आसान है, याद करना समझने के बाद है, लेकिन याद हो जाएगी कोई बार चीज़ें तो उसको समझने में भी आपको आसानी होती है। तो आप पढ़ते रहिए स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह, और जिनकी उम्र हो रखी है, जो इस साल का दे रहे हैं, तो उनको तो कोर्स लेना ही पड़ेगा। पहले कोर्स ले रखा है तो रिवीजन करते रहिए, बस यही मेरी आपको सलाह है। बाकी आप अपने कमेंट सेक्शन में सुझाव रख सकते हो। मैंने अपने जो इंस्टाग्राम फेसबुक है इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर ज्वाइन करके भी आप मुझसे सवाल पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो। फ्री होते ही मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दे दूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट वीडियो में।